बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया था और प्रीवियस क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे जी और अब हमारे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट ईएमएफ। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। इसको चार्ज करने के लिए आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? ये बिल्कुल आखिरी ईएमएफ का टॉपिक था। हमने पढ़ा था ईएमएफ जो है, जैसे हमारे सेल्स होते हैं, बैटरी होती है, इनको हम ईएमएफ कहते हैं। और दो मामले हमने पढ़े थे। एक ये कि हम जो बैटरी है या जो ईएमएफ का सोर्स है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईएमएफ को, या फिर हम सर्किट में इस ईएमएफ को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दो मामले मैंने आपको इस टॉपिक में बताए थे जी। दैट सपोज करें जी, ये जो मेरे पास लगी हुई है ये ईएमएफ है, ये है ईएमएफ। अब अगर मैं इस ईएमएफ से एक रेसिस्टर कंबाइन कर दूं, अब यहाँ ये जो ईएमएफ है ये हमारे सोर्स कहलाएगी। ये ईएमएफ हमारी सोर्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये ईएमएफ हमारे रेसिस्टर में करंट प्रोवाइड करेगी, हमारे रेसिस्टर को करंट प्रोवाइड करेगी। सो ये यहाँ पे ईएमएफ जो है एज अ सोर्स यूज हो रही होती है। और यहाँ जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ये था, E इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई ओ वी प्लस आई आर। ये V क्या है जी? ये आपके रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। I से मुराद है जी करंट, और R से मुराद होता है ईएमएफ के अंदर भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस पाया जाता है। स्मॉल r से मुराद है इंटरनल रेसिस्टेंस। दूसरा मामला हमने ये यूज किया था, दूसरा मामला हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये एक ईएमएफ है जी, या अब ईएमएफ है, इसको मैं रेसिस्टर के तौर पे यूज कर रहा हूँ अब, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिस्टर के तौर पे चार्ज हो रही है और हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ ये जो ईएमएफ है ये हमारे पास चार्ज हो रही है जी। इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम अपने इस ईएमएफ को चार्ज कर रहे हैं। तो इस सर्किट में ईएमएफ एक लोड की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं जी कि यहाँ ईएमएफ एक लोड के तौर पे यूज हो रहा है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ ये हमारे सर्किट में करंट प्रोवाइड करेगा और उस करंट से हमारा ये जो ईएमएफ है ये चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में जब ईएमएफ हमारा लोड के तौर पे यूज होता है तो हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ये ईएमएफ हो गया, और ये आपका जो बैटरी है जिससे आप चार्ज कर रहे हैं ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये दो मामले थे जी इस न्यूमेरिकल में। आपके पास ये वाला मामला है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ठीक है जी, तो इस सवाल के आप देखें शुरू में क्या लिखा हुआ है, अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम सोर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। इज नीड टू चार्ज अ ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट। और ये जो हमारे पास ईएमएफ है ये लोड के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ हम इस सर्किट में इस ईएमएफ को चार्ज कर रहे हैं। तो ईएमएफ हमारा लोड हो गया जी, और ई से हम इसको डिनोट करते हैं, कितना है जी? 20 वोल्ट। ब्रैकेट में आप चाहे तो मेंशन कर लें कि यहाँ पर ये लोड के तौर पे यूज हो रहा है। और हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है जी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम इस ईएमएफ को चार्ज करेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस आपको दी हुई है जी, देखें 0.1 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस को आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं जी, 0.1 ओम आपको दिया हुआ है। और ये जो है 70 एम्पेयर ये करंट हो गया। आई जो है वो आपके पास 70 एम्पेयर है। ठीक है जी, बस आपने ये चीज पकड़नी है कि आपको ईएमएफ जो है वो लोड के तौर पे यूज हो रहा है या सोर्स के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ आपको साफ नजर आ गया जी कि लोड के तौर पे यूज हो रहा है। तो अब हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास ईएमएफ लोड के तौर पे यूज हो रहा है तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं।
ई हमारे पास है 20 प्लस आई हमारे पास है 70 मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास है 0.1। अब सबसे पहले हम 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, कैलकुलेटर यूज कर लें हम। 70 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जो है वो हो जाता है 7। तो ये हो जाएगा जी V इक्वल्स टू 20 प्लस 7, और अब इसको आपको ऐड कर दें जी, तो ये हो जाएगा 27 वोल्ट। तो इतने पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स आपको चाहिए जी, इससे आप जो है वो 20 ईएमएफ को चार्ज भी कर सकते हैं, 20 वोल्ट वाली ईएमएफ को, और आप इंटरनल रेसिस्टेंस को भी मेंटेन कर पाएंगे। ये एक छोटा सा इजी सा न्यूमेरिकल था जी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी बिल्कुल उसी तर्ज का है जी, यहाँ हमने सिचुएशन जरा चेंज कर देंगे, देखते हैं क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड। अब यहाँ जो आपका ईएमएफ है वो सोर्स के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है जी। आपने एक ईएमएफ को लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, 10 ओम का रेसिस्टर है उसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। अभी हमने बताया आपको कि अगर हम ईएमएफ को रेसिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर ये हमारा ईएमएफ सोर्स के तौर पे यूज होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। यहाँ हमारे पास ईएमएफ कितना है जी, 24 वोल्ट का हमारे पास ईएमएफ है, जबकि लोड हमारे पास कितना है जी, 10 ओम का। इसको हम लोड को कैपिटल आर यानी रेसिस्टेंस से शो करेंगे, 10 ओम। आगे आपको दे रहे हैं जी करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, आपके पास 2.2 एम्पेयर, तो आई हो गया आपके पास 2.2 एम्पेयर। मालूम क्या करना है आपको, फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये जो आपका ईएमएफ है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है जी, स्मॉल आर से आप इसको डिनोट करते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मालूम करना है, और टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मैंने अभी आपको बताया था जी, रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज आ रहा होता है V, वो हमें बताना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारे पास आ गया जी वही लोड 10 ओम का, और ये हमारे पास आ गया जी ईएमएफ। ये ईएमएफ है, ये हमारे पास रेसिस्टर है जी R, लोड के तौर पे यूज हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इस टर्मिनल, ये जो रेसिस्टर के टर्मिनल है इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। V से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये V निकाल लेते हैं जी। V का फॉर्मूला हमारे पास ओम्स लॉ से क्या आता है जी, V इक्वल्स टू आई आर। आई हमारे पास है 2.2, जबकि R हमारे पास है 10। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टर्मिनल वोल्टेज आपके पास आ गया जी 22 वोल्ट। एक चीज तो आपने निकाल लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज 22 वोल्ट। अब हम मालूम करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस, उसके लिए हम ईएमएफ वाला फॉर्मूला लेते हैं। अगर ईएमएफ सोर्स के तौर पे यूज होती है तो ये फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। वैल्यूज डालें जी, E हमारे पास है 24, टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास है 22 प्लस आई हमारे पास है 2.2, R हमें मालूम करना है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पेज नीचे ले जाते हैं। अब ये जो 22 है जी, प्लस का 22 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाए माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 22, और इधर बचेगा आपके पास 2.2 R। 24 में से 22 माइनस करें 2 बचेगा, 2.2 R। अब ये 2.2 इधर लेकर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2.2 इक्वल्स टू R। दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो आपको इंटरनल रेसिस्टेंस भी मिल जाएगा। सो 2 को अगर मैं डिवाइड करूं 2.2 से, आंसर आएगा 0.9। सो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 0.9 ओम। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इजी सवाल था भाई, ये दोनों सवाल ईएमएफ से रिलेटेड थे। पहले वाले सवाल में जो ईएमएफ था वो लोड के तौर पे यूज हो रहा था, और दूसरे सवाल में ईएमएफ जो है वो सोर्स के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर हमारे पास 10 ईयर्स के अंदर आप देखिएगा काफी दफा रिपीट हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं जी इसमें, अ 40 ओम रेसिस्टर इज टू बी बॉन्ड विथ प्लेटिनियम वायर। आपने एक 40 ओम रेसिस्टर को प्लेटिनियम वायर से जोड़ा हुआ है, प्लेटिनियम वायर उसमें आपने बॉन्ड किया हुआ है। ये रेसिस्टर हो गया हमारे पास 40 ओम, ये रेसिस्टेंस हो गई, और ये जो 0.1 मिलीमीटर है ये क्या है जी, डायमीटर, ये वायर की डायमीटर है। आपको बताना है हाउ मच वायर इज नीडेड, कितना वायर चाहिए होगा आपको, कितना लंबा वायर चाहिए होगा, यानी कि वायर की लेंथ आपको बतानी है। आपके पास 40 ओम रेसिस्टर है, आप उसको प्लेटिनियम वायर से जिसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है, आप इस प्लेटिनियम वायर से इस रेसिस्टर को बॉन्ड कर रहे हैं।
आपको बताना है कितना लंबा वायर आपको चाहिए होगा, हाउ मच वायर इज नीडेड, इसका मतलब होता है वायर की लेंथ आपको बतानी है। सो अब हम डेटा बनाते हैं जी। हमारे पास रजिस्टर कितना है जी, 40 ओम। ये जो 0.1 mm है ये डायमीटर है, लिखा हुआ भी देखें डायमीटर, तो डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, 0.1 mm। अब ये मिलीमीटर में है जी, इसको हम मीटर में लाएंगे, 0.1 और मिलीमीटर की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये मीटर में आ गया जी डायमीटर हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज ये कांस्टेंट है जी, ये रेसिस्टिविटी कहलाती है, ये हमें दिया हुआ होता है सवाल में रेसिस्टिविटी। प्लेटिनियम वायर की रेसिस्टिविटी होती है 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी हो गई। और मालूम हमें क्या करना है जी, लेंथ ऑफ द वायर मालूम करना है, वायर की लेंथ हमें मालूम करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास रेसिस्टिविटी दी हुई है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, R इक्वल्स टू √L/A, याद होगा आपको। ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिससे हमें ये पता चला था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ से डायरेक्टली और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस फॉर्मूले में आपके पास रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टिविटी भी है, लेंथ आपको मालूम करनी है, बट वी डोंट हैव एरिया, एरिया हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो वायर होते हैं सिलेंडर शेप के वायर होते हैं, उमूमन तो सारे वायर आपके सिलेंडर शेप के होते हैं, और सिलेंडर शेप का एरिया होता है πr²। तो आप एरिया फाइंड आउट करना है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको रेडियस मिला हुआ, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है जी। अब डायमीटर को अगर आप आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो रेडियस आ जाता है। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, फिर उस रेडियस से एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर एरिया से हम आखिर में लेंथ निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं जी। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा जी, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे। डायमीटर हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड कर देंगे इसको हम 2 से। तो ये डेसिमल वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें जी। 0.1 को आप डिवाइड कर दें 2 से, ये आएगा 0.05। रेडियस कितना आ रहा है, 0.05 और 10⁻³ एज इट इज। ये आपके पास आ गया रेडियस, रेडियस आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द वायर का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू डालते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.142। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जी, रेडियस हमने कितना फाइंड आउट किया जी, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और हमें इसका स्क्वायर करना है। 3.142 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ये स्क्वायर दोनों पर है, तो सबसे पहले आप 0.05 पर स्क्वायर निकाल लें जी। 0.05 को आप इसी से ही मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से, ये आ जाएगा 0.0025, 0.0025 मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻³ है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब आपने एरिया लिखना है जी, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये जो आपके पास आंसर आया था ना स्क्वायर का 0.0025, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पाई वैल्यू से, यानी कि 3.142 से, ये हो जाएगा 0.0078, 0.0078 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। थोड़ा सा इस वैल्यू को सही साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं जी, इस पॉइंट को उठा के 7 और 8 के बीच में ले आते हैं, 7.8। अब हमारे पास जो पावर है वो 2 माइनस और हो जाएगी, क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट की तरफ लेके जाते हैं पॉइंट, तो 2 माइनस और हो जाती है, 3 डिजिट्स लेके जा रहे हैं ना, तो 3 पावर आप माइनस की और लगा दें, 1 2 3, तो 3 ही हो जाएगी जी -9। ये आ गया जी मीटर स्क्वायर एरिया। तो पहले आपने रेडियस निकाल लिया, अब आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं जी असल बात पर जी, हम लेंथ निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं लेंथ। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जी रेसिस्टिविटी L/A। अब इस फॉर्मूले को अगर आपने लेंथ का बनाना है तो रेसिस्टिविटी और एरिया को रेसिस्टेंस के पास ले जाए, R से एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिस्टिविटी डिवाइड हो जाएगी। वैल्यूज डालें, रेसिस्टेंस आपके पास है 40
मल्टीप्लाई बाय एरिया आपके पास है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब पहले सारी डेसिमल वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम करेंगे जी 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 से और फिर आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 तो डिवाइड कर देंगे सॉरी 11 से 28.36 आएगा। क्या आएगा जी 28.36 मल्टीप्लाई बाय, अब ऊपर है जी 10 की पावर -9 और ये माइनस का 8 ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8। अब -9 + 8 ये हो जाता है -1। L की पावर L इक्वल्स टू 28.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब इस -1 को खत्म करना है ना, पॉइंट आप एक राइट साइड पे ले आए। जब आप राइट साइड पे लाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इस तरफ लेके जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस वाली पावर आ रही होती है, इस तरफ जाते हैं तो प्लस वाली पावर आती है। तो अब आप इस तरफ लेके जाएंगे जी तो एक +1 आ जाएगी, एक -1 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो आप बस एक पॉइंट को 2 और 8 के बीच में ले जाएं। L इक्वल्स टू 2.836 मीटर ये लेंथ आ गई। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर हमारे पास आता रहता है इसलिए हमने इसको भी लिया। आते हैं जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं जी आपसे, देखते हैं। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर थ्रू अ बैटरी इज मेंटेन फॉर 30 सेकेंड। एक बैटरी के जरिए आप 5 एम्पेयर का करंट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं कंडक्टर में, आपने 5 एम्पेयर का करंट गुजारा है कितने टाइम तक। क्या कहना है आपसे कि आप एक बैटरी के जरिए 5 एम्पेयर करंट गुजार रहे हैं कितने टाइम तक, 30 सेकंड तक। ये करंट हो गया आपके पास और ये टाइम हो गया। एंड इन दिस टाइम, और इस वक्त, इस दौरानिये में 600 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 600 जूल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता है जी बैटरी जो है आपकी केमिकल एनर्जी उसके पास मौजूद होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके चार्जेस को देती है। ये हमने पढ़ा है जी, इसी को तो हम ईएमएफ वगैरह इसी को हम कहते हैं जी आगे। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जाती है ऊपर और हीट एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी दी हुई है आपको इस सर्किट में, इस दौरान कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जी 600 जूल। तब डेटा बनाते हैं जी। 5 एम्पेयर हमारे पास करंट है, आई हमारे पास हो गया 5 एम्पेयर, टाइम हमारे पास है जी 30 सेकेंड्स। आप 5 एम्पेयर का करंट जो है वो 30 सेकेंड तक गुजारते हैं और इस दौरान कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ई फॉर एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जी 600 जूल्स एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है जी आपके सर्किट में। आगे क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। आपको बैटरी का ईएमएफ बताना है। अब यहाँ मैं ई तो डिनोट नहीं कर सकता क्योंकि ई एनर्जी का है, तो मैं यहाँ ईएमएफ पूरा लिख देता हूँ जी। एक तो ईएमएफ हमें बताना है और दूसरा हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल फॉर हीटिंग एंड अदर यूज। और इस दौरान जो इलेक्ट्रिकल पावर बनेगी हीटिंग या किसी और काम के लिए अगर हम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी। ठीक है ना, ये आपकी सारी कहानी है जी। आपको पता है ये सारा सर्किट मैंने आपको समझाया था कि आपकी बैटरी केमिकल एनर्जी होती है, आपकी बैटरी केमिकल एनर्जी जो है वो चार्ज को देती है, उस पर वर्क करती है जी और आपका चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल पे आ जाता है। फिर आपका ये चार्ज जब गुजरता है तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, वो उसमें से एनर्जी खींचते हैं और उसको फिर पावर में कन्वर्ट करके आपकी जो पावर हीटिंग में कन्वर्ट करते हैं, हीटिंग से आप पावर बना लेते हैं, उससे आपकी चीजें चलती है। तो वो दैट पावर आपको कैलकुलेट करनी है, आपकी जो बैटरी है उसका ईएमएफ आपको बताना है, एनर्जी आपको बताई हुई है, टाइम और करंट आपको करंट दिया हुआ है। तो इजी सवाल है, डेटा आसान है इसका। करंट आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर का, टाइम आपके पास है 30 सेकेंड, एनर्जी आपके पास है 600 जूल्स, आपको बैटरी का ईएमएफ बताना है और पावर बताना है। सबसे पहले हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, पावर का फॉर्मूला आपने बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला होता है पावर का, कई दफा हमने पढ़ा है जी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है और यही वर्क एनर्जी होती है, यही वर्क एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल केसेस के अंदर हम पावर को क्या कहते हैं जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पर यूनिट एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केसेस में हमने देखा है ना कि हमारे रेसिस्टर जो है वो एनर्जी लेते हैं और हीट की सूरत में उसको जाया करते हैं।
और यहाँ हमने पावर क्या बयान किया था जी, 1 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और ये उसका फॉर्मूला होता है। बहरहाल बात एक ही है, वर्क बोलो एनर्जी बोलो, बात एक ही होती है। तब यहाँ से एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बन जाता है जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर का फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर में ड्राइव किया था, वी आई, पावर डेसिपेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है जी। अब इसमें से हमें ये वी मालूम करना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। इस वी को हमें कैलकुलेट करना है, और आपको पता है जी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही आपकी बैटरी का ईएमएफ होता है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट में, वही आपका बैटरी का ईएमएफ होता है। जैसे कि अगर आपके पास ये है जी एक रेसिस्टर है, ये जिस रेसिस्टर की हम बात करें वो ये है जी, और ये आपके पास जो है वो ईएमएफ है। अब इस यहाँ से यहाँ तक का ये रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही आपका यहाँ बैटरी का ईएमएफ होता है। तो ये ई वी जो है, पहले तो वी का फॉर्मूला बना लेते हैं, वी इक्वल्स टू ई अपॉन आई टी, और अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही ईएमएफ होती है, तो ये असल में हमारे पास अब ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया, ई अपॉन आई टी। वैल्यूज डालते जी, ई हमारे पास है 600 डिवाइडेड बाय आई हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास है 30। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, और ये 20, और अब आप 20 को 5 से डिवाइड कर दें, 4 आ जाएगा जी, 4 वोल्ट का आपका ईएमएफ है। ईएमएफ आपने निकाल लिया। ठीक है जी, अब आप पावर निकालनी है आपको, ईएमएफ तो आपने निकाल लिया। अब पावर आप कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है जी वी टी, सॉरी वी आई, वी आई। अब वी हमारे पास कितना है जी, वी वही है ना ईएमएफ, तो 4 हो गया जी वी, मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास कितना है 5, पावर कितनी हो गई जी 5 4 जा 20 वॉट। ये हमारे पास जो है वो पावर आ गई। अगर आप पावर इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं जी। कैसे, ये आपके पास एनर्जी कितनी है 600 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास कितना है 30, 0 से 0 कटा, 3 1 जा और 3 20 जा, देख ले जी पावर कितनी आ रही है यहाँ पर भी 20 वॉट। पावर आप चाहें तो वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम वाले फॉर्मूले से निकालें, चाहे तो पावर आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय आई के फॉर्मूले से निकालें, बात एक ही है। बस यहाँ पर आप एनर्जी बता रहे हो जी कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी, यहाँ पर आप जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के सूरत में निकाल रहे हो। तो दो चीजें चाहिए थी आपको, ईएमएफ और पावर, दोनों चीज आपने कैलकुलेट कर ली। ईएमएफ आपके पास आ रहा है 4 वोल्ट, ये रहा जी आंसर एक, और दूसरा आपके पास पावर थी, तो वो आपके पास ये आ रही है आंसर पावर। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे कह रहे हैं जी 3 इक्वल रेसिस्टेंस ईच ऑफ 12 ओम्स। तीन आपके पास रेसिस्टेंस है, तीनों एक जैसे 12 12 ओम के इक्वल रेसिस्टेंस, यानी कि तीनों एक जैसे हैं जी 12 ओम्स के, तो आप कह लें जी R1 12 ओम का है। सिमिलरली R2 भी आपका दूसरा रेसिस्टेंस हो गया जी 12 ओम का है, और R3 जो है वो आपके पास तीसरा रेसिस्टेंस हो गया जी 12 ओम का है। आगे क्या कहते हैं, कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। आप इन तीनों रेसिस्टर्स को 4 अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। 4 तरीके जी आपके पास जिनसे आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, हर तरीके में चारों तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो आपको बताना है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, अक्सर आता है ये। इजी सवाल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है इजी लेकिन थोड़ा सा लेंदी। क्या कह रहे हैं जी, आपसे आपसे कहा जा रहा है जी 3 रेसिस्टर्स आपके पास हैं, R1 R2 R3, तीनों एक जैसे हैं 12 12 12 के। आप इन तीनों रेसिस्टर्स को 4 अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं, 4 डिफरेंट वेज। ठीक है जी, 4 डिफरेंट वेज, आपको वो चारों वेज बताने भी हैं कैसे हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे, और फिर उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा वो भी। चले जी पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका क्या होगा जी, तीनों को आप सीरीज में जोड़ दें, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है जी, यहाँ आप कॉमन सेंस यूज करें, तमाम को पहले आप सीरीज से जोड़ दें, फिर तमाम को आप पैरेलल से जोड़ दें, फिर 2 को सीरीज, 1 को पैरेलल, फिर 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज, हो गए 4।
तो पहले हम क्या करेंगे जी, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे जी, ऐसे हो जाएंगे जी ये, या R1 या R2 या R3। ठीक है, फिर यहाँ वो टर्मिनल लगा देगा यहाँ बैटरी का पॉजिटिव जाने के लिए, तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, आप इसको चले पूरा सर्किट ड्रॉ कर दिएगा भाई, टर्मिनल नहीं ऐसे सर्किट बना देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, ये आपने पहला तरीका दिखा दिया जी, कैसे कनेक्ट करेंगे, तीनों को सीरीज में जोड़ दें, और जब हम सीरीज में जोड़ते हैं अभी हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों 12 के हैं जी, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 36 ओम। ये तो आपका आ गया एक। अब दूसरा देखते हैं जी। ठीक है जी, एक हो गया। अब दूसरा क्या तरीका होगा जी, यहाँ दूसरा लिखते हैं जी, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप तीनों को पैरेलल कंबाइन कर लें, ये आपके पास दूसरा मेथड हो जाएगा जी। ये लें जी, ये पहला रेसिस्टर हो गया। ठीक है जी, ये दूसरा रेसिस्टर हो गया, और ये तीसरा रेसिस्टर हो गया। तीनों को आपने ये देखें पैरेलल कंबाइन कर दिया। आपको याद होगा पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, हर रेसिस्टर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। देख लें जी, ईच रेसिस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। अब हम इसकी भी रेसिस्टेंस निकालेंगे जी, टोटल कंबाइंड रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अब पैरेलल के अंदर हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल वाला, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज डालें जी, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। सिमिलर डिनोमिनेटर है तो एलसीएम 12 आ जाएगा जी। यहाँ बना 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा जी 1/R इक्वल्स टू 3/12। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दें। हाँ, इसको आप रेसिप्रोकल करें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 12/3, और ये हो जाएगा R का 4 ओम। ये आपका पैरेलल में आ गया जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और दो हो गए। तो पहला आपके लिए क्या हुआ जी, आपने तीनों रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ये रहा जी पहला, और क्या आया जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 36 ओम। दूसरा तरीका क्या हो गया, आपने तीनों रेसिस्टर को पैरेलल कनेक्ट किया, और क्या आया जी आपके पास 4 ओम। अब तीसरे की बात करते हैं। अब हम इसमें यहां मिक्स करेंगे जी, दोनों कनेक्शन करेंगे किस तरह, थर्ड, 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल। दो को सीरीज और एक को पैरेलल कंबाइन किया, ये आपके पास थर्ड तरीका हो गया। इसकी डायग्राम बनाएंगे अब हम। तब हमारे पास तीसरा तरीका क्या है जी, हम दो को सीरीज में जोड़ेंगे और एक को पैरेलल। तो ये लीजिए, आपने पहला वाला रेसिस्टर लिया जी, ये सीरीज में जोड़ा इसके साथ दूसरे को, ये दोनों हो गए जी सीरीज में जुड़ गए, ये सीरीज में जुड़ गए। और अब आपने ये तीसरे रेसिस्टर को पैरेलल कंबाइन कर लिया, ये देख लीजिए। तो ऊपर वाले दो जो हैं उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया, और तीसरे वाले को आपने पैरेलल कंबाइन कर लिया। ये है जी आपके पास तीसरा तरीका। नाउ दिस इज द बैटरी। अब यहाँ हम नाम रखेंगे जी R1, और R2 को आपने सीरीज में जोड़ा है, जबकि R3 आपने पैरेलल में जोड़ा है। अब हमने ये इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जी, पिछले चैप्टर में जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते थे उसमें हमने सॉल्व किया है। तो दिस इज आवर थर्ड वे, कि हमने दो रेसिस्टर R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया, और जो तीसरा है R3 उसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया। तो पहले हम R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। R1 और R2 के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को आप कह लें जी R4 कह लें। ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है उसको आप R4 कह रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है जी, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा जी 24 कर लिएगा, 12 प्लस 12 24 ओम आएगा। तब आपके पास R4 आ गया जी, कितना है जी
24। अब आप R4 को और R3 को देखें तो ये कनेक्ट हुआ है पैरेलल, ठीक है। तो अब आप इसका पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इक्वल्स टू, एक हो गया आपके पास 1/r4 और दूसरा हो गया 1/r3। ये हो जाएगा जी आपके पास 1/24 और ये हो जाएगा 1/12। 12 और 24 का जी 24 आता है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/r इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 + 1 3/24, रेसिप्रोकल करें और फिर डिवाइड कर देंगे, 8 आंसर आएगा, 8 ओम। ये आ गया जी दोनों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये आपके पास तीसरा तरीका था, आपने क्या किया, दो को सीरीज में कनेक्ट किया और एक को पैरेलल। ये तीसरा तरीका हो गया। पहले आपने क्या करा, जो दो को सीरीज में कनेक्ट किया होता ना, आपने उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाया, R4 कह दिया। और अब फिर आपने R4 और R3 को पैरेलल कनेक्ट किया होता, तो आपने उस पर पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और आपको फाइनल रेसिस्टेंस आ गई जी 8 ओम। और अब चौथा तरीका आई थिंक आप गैस कर सकते हो जी, फोर्थ तरीका क्या होगा। अब हम दो को पैरेलल और एक को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। 2 आर connected in parallel and one is connected in series. In series. अब आपने दो रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करना है जी। ये आपके पास आ गया R1, ये आपने पैरेलल कनेक्ट किया जी R2, ठीक है जी। ये आपने दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया, R1 और R2, इन दोनों को आपने पैरेलल कनेक्ट किया। और अब आप ये देखें जी, आपने सीरीज से तीसरा रेसिस्टर जोड़ दिया, देखें सीरीज में हो गया जी, वही जो मामला मैंने आपको बताया ऊपर, दो पैरेलल और एक सीरीज। अब हम पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 का और R2 का, और इसको हम कहेंगे R4। अब चूंकि पैरेलल कनेक्ट है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएं, 1/R4 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा जी 1/12 प्लस 1/12, ठीक है जी। अब हम एलसीएम सॉल्व करते हैं जी, ये हो जाएगा 12 और ऊपर आएगा जी 1 + 1, ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 2/12। सॉल्व करेंगे, r आ जाएगा आपके पास 6। अच्छा ये R4 है। अभी आपके पास पूरा नहीं आया है, ये तो सिर्फ आपके जो दो पैरेलल कनेक्ट हुए थे ना, ये वो आया है। R1 और R2 जो पैरेलल कनेक्ट हुए थे ना, R4 बन गया। अब आप R4 और R3 को देखें, वो सीरीज में कनेक्ट हुए थे, लिहाजा अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। R4 और R3 सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, लिहाजा सीरीज वाला फॉर्मूला लिया। R4 कितना आया था जी 6 + 12, ये हो जाएगा जी 18 ओम रेसिस्टेंस आएगी। तो ये आपके पास चार तरीके थे, चारों तरीके से आपने कंबाइन भी कर लिया और चारों तरीके से आपने जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकाल ली। तो तीन रेसिस्टेंस को आप चार ही तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं, पांचवा तरीका हो ही नहीं सकता। कौन कौन से चार तरीके हैं, एक तीनों को आप सीरीज में जोड़ें, दूसरा तीनों को आप पैरेलल में जोड़ें, तीसरा दो को सीरीज एक को पैरेलल में जोड़ें, चौथा दो को पैरेलल और एक को सीरीज में जोड़ें। सब में आपने रेसिस्टेंस निकाली जी। अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो 36 रेसिस्टेंस है, 36 ओम। पैरेलल जोड़ते हैं तो 4 ओम, दो सीरीज और एक पैरेलल जोड़ते हैं तो 8, और अगर दो पैरेलल एक तो 8, 1800। ये हमने आज जो है, ये हमने कुछ और न्यूमेरिकल्स किए, फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।